हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स फॉर एवरी वर्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया होगा जिसमें आपको बहुत सारी स्ट्रिंग दी हुई है। आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना है एक ऐसा एरे जिसमें आपको हर एक स्ट्रिंग के लिए एक आंसर रिटर्न करना है। क्या आंसर है? हर एक स्ट्रिंग का आंसर होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स जो कि एक यूनिक प्रीफिक्स हो। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इस एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले स्ट्रिंग उठाता हूँ, वो है ज़ीब्रा मान लो। ठीक, तो मेरी जो स्ट्रिंग मैंने उठाई वो है मान लो ज़ीब्रा। तो अब इसके कितने प्रीफिक्स होंगे मेरे? एक प्रीफिक्स इसका है z, एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग से लेकर कुछ एक सर्टेन पॉइंट तक की स्ट्रिंग। ठीक, उससे बड़ा एक प्रीफिक्स जो होगा वो होगा ZE, उससे बड़ा जो प्रीफिक्स होगा वो होगा ZEB, उससे बड़ा होगा ZEBR एंड देन उससे बड़ा होगा ZEBRA। ठीक, ये सबसे बड़ा प्रीफिक्स होगा। तो मतलब कि इस स्ट्रिंग के आपके पास 5 प्रीफिक्स है। अब आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना शॉर्टेस्ट ऐसा प्रीफिक्स जो कि एक यूनिक प्रीफिक्स हो इस पूरी एरे का। ठीक, अब पूरी एरे का मतलब क्या है? पूरी एरे का मतलब इस एरे की सारी स्ट्रिंग को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ठीक, जैसे कि ज़ीब्रा तो देखो भाई यूनिक ही है क्योंकि इसमें z जो है वो किसी और स्ट्रिंग का एक प्रीफिक्स नहीं है। तो इसका मतलब भाई ज़ीब्रा में तो z जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ज़ीब्रा में नहीं इतना क्लियर होगा, बट जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि मैंने देखा डॉग, भाई सेकंड वर्ड है मेरा डॉग। डॉग के लिए हम आंसर निकालते हैं। तो डॉग के प्रीफिक्सेस क्या क्या है? डॉग का सबसे छोटा प्रीफिक्स है D, उससे बड़ा है DO एंड देन उससे बड़ा है DOG। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्या मेरा D आंसर बन सकता है। तो D मेरा आंसर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखो भाई D आपका जो है वो कितनी स्ट्रिंग में आपका प्रीफिक्स बन रहा है। तो D आपका एक इसका प्रीफिक्स है क्योंकि इसमें से एक कैरेक्टर उठाओगे तो आपका D आ जाएगा। यहाँ से एक कैरेक्टर उठाओगे तो इसमें भी D आएगा और यहाँ से उठाओगे तो इसमें भी D आएगा। मतलब कि एक यूनिक प्रीफिक्स नहीं है, ये एक से ज़्यादा स्ट्रिंग में प्रीफिक्स बन के आ रहा है, इसलिए ये मेरा यूनिक प्रीफिक्स नहीं है। तो भाई अगर यूनिक ही नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट देखने का मतलब ही नहीं है। तो मतलब D तो भाई मेरा आंसर नहीं बन सकता। अब D से बड़ा देखते हैं क्योंकि भाई हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, तो हम एक एक करके लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, हम DO की बात करते हैं। DO की बात करेंगे तो चेक करेंगे क्या DO मेरा आंसर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक, तो DO आंसर होने के लिए ये एक मेरा यूनिक होना चाहिए कि किसी एक ही स्ट्रिंग में मेरा DO एज अ प्रीफिक्स आ रहा हो। ठीक, तो मैं चेक करता हूँ भाई ज़ीब्रा में तो आ नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। DOG में हाँ DO मेरा आ रहा है, तो मतलब एक जगह तो मिल गया मेरे को। DUCK डक में तो नहीं आ रहा क्योंकि भाई इसमें केवल D आ रहा है, DO इज़ नॉट अ प्रीफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक, तो मैं कहता हूँ चलो अभी तक DO मेरा यूनिक है। बट जैसे ही मैंने डव देखा ना, मेरे को दिखा भाई DO तो इसमें भी आ रहा है प्रीफिक्स, तो DO का इसमें भी प्रीफिक्स आ रहा है, तो DO इज़ नो लॉन्गर अ यूनिक प्रीफिक्स। ठीक, तो मैं कहता हूँ भाई यूनिक ही नहीं है तो शॉर्टेस्ट की तो बात छोड़ दो, DO भी नहीं हो सकता। अब DOG के लिए देखते हैं। DOG के लिए भाई क्या होगा? DOG के लिए मैं चेक करता हूँ कि भाई क्या मेरा DOG आंसर हो सकता है या फिर नहीं। तो मतलब कि DOG आंसर होने के लिए किसी एक ही स्ट्रिंग में ये एज अ प्रीफिक्स आ रहा हो। वो तो DOG में तो आ ही रहा है। ठीक, मतलब इसके अलावा किसी और में नहीं आना चाहिए। तो ज़ीब्रा में तो नहीं आ पाएगा, DOG में तो आ रहा है, ये तो हमें पता ही है। डक में नहीं आ पाएगा क्योंकि डक में DO ही नहीं आ रहा था, तो DOG तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। डव में देखो, डव में DO आपका आ रहा है लेकिन G नहीं आ रहा है, DO के बाद V आ रहा है। इसका मतलब DOG आपका एक ऐसा प्रीफिक्स है और सबसे छोटा ऐसा प्रीफिक्स है जो कि आपका DOG से हमने निकाला है, एंड इट इज़ अ यूनिक प्रीफिक्स क्योंकि ये किसी और स्ट्रिंग में आपका नहीं आ रहा है। ठीक, तो DOG के लिए इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। सेम तरीके से हमें हर एक स्ट्रिंग के निकालना है। जब हमें डक की बात आएगी तो पहले हम D चेक करेंगे, बट D तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स में आ रहा है। फिर हम DU चेक करेंगे, DU किसी में नहीं आ रहा है, केवल इसमें ही आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा DU हो जाएगा। सिमिलरली डव की बात आएगी तो D आपका मल्टीपल में आ रहा है, DO भी आपका ये डॉग वाले में भी आ रहा है, एंड DOV जो है वो आपका यूनिक है, इसलिए DOV इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आगे हम आपको हर एक स्ट्रिंग के लिए करना है, एंड हर एक स्ट्रिंग के लिए जो भी आंसर होगा वो आपको एक आंसर एरे में फिल करना है, एंड देन एट लास्ट आपको सारे आंसर रिटर्न करने हैं। ठीक, तो सुनने में भाई काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम लग रही है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक एक करके हर एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, एंड देन उसके लिए आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालना है? आंसर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? प्रीफिक्स से एक एक कैरेक्टर उठाते जा रहे हैं। सबसे पहले मान लो मेरी स्ट्रिंग है ज़ीब्रा, तो भाई मैं सबसे पहले Z उठा रहा हूँ। अब चेक कर रहा हूँ कि क्या ये Z जो है मेरा किसी और स्ट्रिंग का एज अ प्रीफिक्स आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि भाई देखो, मान लो जैसे Z तो चेक कर लिया मैंने, मान लो फिर ठीक है, फिर मेरे को ZE चेक करना है। ठीक, कि ZE किसी और स्ट्रिंग में एज अ प्रीफिक्स आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अब मैं एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करने से अच्छा है भाई मेरे को पता है प्रीफिक्स है तो सेम लेंथ का तो होना ही चाहिए। ZE अगर मेरे को मैच करना है तो मतलब कि अगर मैं चेक कर लूँ कि किसी और स्ट्रिंग का जो फर्स्ट के 2 कैरेक्टर है क्या वो ZE के बराबर है या फिर नहीं है। ठीक, अगर ZE के बराबर है किसी और स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर, तो इसका मतलब भाई ZE जो मेरा है वो यूनिक नहीं है। ठीक, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि भाई जो जितने भी मेरे को कैरेक्टर चेक करने हैं, देखो सबसे पहले तो ज़ेब्रा एक स्ट्रिंग है जिसके लिए मेरे को चेक करना है। मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले एक कैरेक्टर उठाऊंगा, उसके लिए चेक करूँगा। तो अब सारे स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर देख लूँगा कि क्या भाई किसी और स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर Z के बराबर है। अगर है तो मतलब Z तो मेरा आंसर नहीं हो सकता।
फिर मेरे को 2 कैरेक्टर उठाने कि भाई जेड ई इस बार चेक करता हूँ। हर स्ट्रिंग के 2 कैरेक्टर्स चेक कर लो, अगर कोई भी आपका जेड ई के बराबर नहीं है तो इसका मतलब जेड ई आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर कोई कैरेक्टर है, कोई भी स्ट्रिंग है जिसके 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग के जेड ई के बराबर है, तो उस केस में आपको फिर 1 कैरेक्टर और अपेंड करना पड़ेगा एंड देन जेड ई बी के लिए चेक करना पड़ेगा कि भाई किसी के 3 कैरेक्टर्स क्या जो है वो आपके जेड ई बी के बराबर है या फिर नहीं है। ठीक, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, इसलिए हर केस में आप एक स्ट्रिंग के लिए कितना आपको टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में, हर एक स्ट्रिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, बाकी सारी स्ट्रिंग पे पहले तो चेक कर रहे हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन तो यही लग गया। ठीक, हर एक स्ट्रिंग की बात हो रही है, हर स्ट्रिंग के लिए बाकी सारी स्ट्रिंग पे चेक करना, तो ऑर्डर ऑफ एन लग गया। अब उसके बाद आप सब स्ट्रिंग भी तो उठा रहा हो, तो सब स्ट्रिंग का अलग से जो भी आपकी एवरेज लेंथ होगी वो मैं मान लेता हूँ, या फिर जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो आप मान लो, बट ब्रॉडर केस में आपकी जो एवरेज लेंथ होगी वो काइंड ऑफ आपका माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है, बट ये आपकी हर एक स्ट्रिंग के लिए आ रही है। ठीक, तो अगर मैं ओवरऑल सारी स्ट्रिंग के लिए देख लूँ तो भाई इसमें एक और एन का और मल्टीप्लाई कर दो, तो काइंड ऑफ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर इंटू लेंथ की बन रही है, जो हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अभी तक हम देख पाए। और हमारा जो यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उस हिसाब से देखो, लेंथ ऑफ आपकी एरे जो है यानी कि एन जिसको हम मान रहे थे वो आपका 1000 हो सकता है, एंड लेंथ ऑफ ईच वर्ड जो होगी वो अब भी आपकी 1000 तक हो सकती है। तो काइंड ऑफ हमारा जो एवरेज लेंथ जो जाएगी वो भी 1000 तक जा सकती है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा 10⁻9 का सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक, बट इसमें देखो हम कुछ चीज़ें बहुत बार ओवर काउंट भी कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें हर एक प्रीफिक्स चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं, हम जा के चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये मेरा प्रीफिक्स यहाँ पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, तो जैसे कि मान लो ये इसमें क्यों हमारा दिक्कत आ रही है, देखो दिक्कत ये आ रही है कि मान लो यहाँ पर मेरी एक स्ट्रिंग होती कैट। ठीक, अब मैंने जेड जब चेक करा तो मैंने जेड के लिए पूछा कि भाई क्या तुम्हारा ये पहला कैरेक्टर जो है वो जेड के बराबर है, इसने बोल दिया कि भाई नहीं है मेरा कैरेक्टर। ठीक, लेकिन मान लो फ्यूचर में कोई एक ऐसा कैरेक्टर आया, मान लो जू आता है और उसका जो पहला कैरेक्टर है वो जेड के बराबर है, बट जब आप जेड ई के लिए चेक करने जाओगे ना, तो जेड ई के लिए आपने बोला कि भाई फिर से आप जाओगे इस सी ए टी के पास जिसने आपको पहले ही मना कर दिया था कि भाई मेरा पहला कैरेक्टर ही जेड के बराबर नहीं है। तो भाई अगर कोई मना कर रहा है कि मेरा पहला कैरेक्टर ही जेड के बराबर नहीं है, तो आप उससे क्यों पूछोगे कि भाई मेरे क्या आगे के कैरेक्टर्स तुमसे मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। वो तो साफ बोलेगा भाई मेरा पहला कैरेक्टर नहीं मैच कर रहा है, तो आगे के कैरेक्टर कहाँ से ही मैच करेंगे। ठीक, तो आइडियली तो आपको जिसने भी आपको अप्रूव किया था कि हाँ भाई मेरा पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है एंड देन आप आगे प्रोसीड कर पाए, उसी से आपको जाके पूछना चाहिए कि भाई क्या तुम्हारा जेड ई मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट अगर ये आप स्टोर करने लगोगे तो फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि भाई फिर आपको एक कैरेक्टर जो आपका हटता जाएगा उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एंड एट लास्ट जब आपके सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा तब उस केस में आप बोलोगे कि हाँ भाई मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में यूनिक बन के आ रहा है जो प्रीफिक्स है। ठीक, तो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि देखो आपको काम प्रीफिक्स में ही करना है ना, कि भाई आपका जेड ई क्या एक यूनिक प्रीफिक्स है या फिर नहीं है, यानी कि जेड ई की जो फ्रीक्वेंसी है अमंग ऑल द प्रीफिक्सेस क्या वो 1 के बराबर है या फिर नहीं है। ठीक, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो भाई फ्रीक्वेंसी जा के चेक करने से क्या मतलब है, हम फ्रीक्वेंसी एरे भी तो बना सकते हैं। ठीक, इंस्टेड ऑफ बार बार जाके चेक करना कि भाई तुम्हारा प्रीफिक्स क्या जेड ई के बराबर है, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों का प्रीफिक्स क्या जेड ई के बराबर है, मैं स्टोर ही ना कर लूँ कि भाई जेड ई कितनी जगह प्रीफिक्स आ रहा है। ठीक, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा। कैसे ज़्यादा बेटर पड़ेगा, देखो मैं कहता हूँ कि मैं इनिशियली हर एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करूँगा। ठीक, पहली स्ट्रिंग मान लो मेरी आई ज़ीब्रा पे मैं जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई तुम प्रोसेस करो, तुम्हारे कितनी ऐसी प्रीफिक्सेस बन सकती है। अब आपकी एन साइज की स्ट्रिंग है तो एन प्रीफिक्सेस बन सकते हैं। भाई पहले एक कैरेक्टर उठाऊंगा यानी केवल जेड उठाऊंगा, फिर 2 कैरेक्टर यानी जेड ई, फिर 3 कैरेक्टर जेड ई बी, फिर 4 कैरेक्टर जेड ई बी आर, एंड देन फिर 5 कैरेक्टर जेड ई बी आर ए। ठीक, मैप बनाऊंगा, उसमें बोलूंगा कि भाई जेड ई मेरा जो है वो एक बार आ रहा है, जेड ई जो है वो भी एक बार आ रहा है, जेड ई बी भी एक बार आ रहा है, जेड ई बी आर भी एक बार आ रहा है, एंड जेड ई बी आर ए भी एक बार आ रहा है। ठीक, मान लो फिर एक मेरे को कैरेक्टर मिलता है जील करके, एक और नया वर्ड मिलता है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं चेक करूंगा भाई जेड, सबसे पहला जेड है, फिर जेड ई, फिर आपका जेड ई ए एंड देन जेड ई ए एल। ठीक, तो अब मैंने देखूंगा जेड, भाई क्या जेड ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 बढ़ा दो। ठीक, फिर क्या जेड ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ जेड ई भी प्रेजेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 बढ़ा दो। क्या जेड ई ए प्रेजेंट है, नहीं जेड ई ए नहीं प्रेजेंट है, तो जेड ई ए की फ्रीक्वेंसी आप 1 स्टोर कर दो। क्या जेड ई एल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप 1 स्टोर कर दो। तो इस तरीके से आप सारे वर्ड्स प्रोसेस करके एक्चुअल में एक फ्रीक्वेंसी एरे बना सकते हो, जिसमें आपका स्टोर होगा हर एक प्रीफिक्स के सामने कितनी बार वो प्रीफिक्स अकर कर रहा है। तो जब आप क्वेश्चन पूछने गए थे ना कि भाई मेरा क्या जेड मेरा आंसर हो सकता है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली इस फ्रीक्वेंसी मैप से निकाल सकते हो कि भाई जेड ई कितनी बार आ रहा है, जेड ई एज अ प्रीफिक्स 2 बार आ रहा है, इसका मतलब जेड ई यूनिक नहीं है। ठीक, फिर आप देखोगे जेड ई बी कितनी बार आ रहा है, जेड ई बी आपका 1 बार आ रहा है, इसका मतलब जेड ई बी आपका आंसर हो सकता है, और आंसर हो कह सकता है, एक्चुअल में आंसर बनेगा। ठीक, तो आपका ये जो
पूछने वाली चीज़ थी ना, जो आप एक्चुअल में हर एक स्ट्रिंग से जा जाके पूछ रहे थे, जिसमें आपको n इंटू लेंथ लग रही थी, वो अब काम आपका एक सिंपल मैप की कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, जिससे भी आप मैप में फिगर आउट कर सकते हो कि कोई की प्रेजेंट है या फिर नहीं और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक, तो अगर इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें कि भाई हमारे प्री कंप्यूटेशन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो प्री कंप्यूटेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो आपकी क्या होगी भाई, एक तो आपको हर एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, तो उसका ऑर्डर ऑफ n तो अलग रख लो। अब हर एक स्ट्रिंग को प्री कंप्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, देखो हर एक स्ट्रिंग को प्री कंप्यूट करने के लिए पहले तो आप उसके प्रीफिक्सेस निकाल रहे हो, तो टोटल n प्रीफिक्स हो सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के, तो ऑर्डर ऑफ n आपका लग गया। ठीक, कि भाई n प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, n या फिर इसको n नहीं बोलते हम, इसको हम लेंथ बोल लेते हैं कि भाई जो भी आपकी एवरेज लेंथ होगी किसी भी स्ट्रिंग की, जो इस एरे की कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की एवरेज लेंथ हो सकती है। ठीक, उसके बाद आप बोलोगे भाई अब तो कुछ नहीं है, बस मेरे को जो भी प्रीफिक्स निकालना है उसको मैं मैप में स्टोर कर दूंगी कि भाई मैप ऑफ जो भी मेरी अभी तक की स्ट्रिंग बन के आई है प्रीफिक्स वाली, उसको प्लस प्लस कर दो। ठीक, तो आप बोलोगे भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, बाकी मेरी मैप की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो मैप की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होगी, ट्रू ऑर्डर ऑफ 1 तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, पहली चीज़ तो आप मैप यूज़ कर रहे हो, अगर वाला आपका अनऑर्डर्ड मैप या फिर ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करोगे तो वर्स्ट केस में वो आपका ऑर्डर ऑफ n तक जाता है, जिस केस में आपका हैशिंग दिक्कत देती है, मल्टीपल आपको हैशेस मिलते हैं, कोलाइड वगैरह होता है, उस केस में आपका ऑर्डर ऑफ n चला जाता है, तो वर्स्ट केस अनऑर्डर्ड मैप का आपका ऑर्डर ऑफ n होता है। इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आप ऑर्डर मैप यूज़ करोगे। ठीक, ऑर्डर मैप यूज़ करने पे क्या होगा, ऑर्डर मैप यूज़ करोगे तो आपका लॉग n तो देखो लगेगा ही, क्योंकि वो आर्बिट्री आपका यूज़ करता है। ठीक, बट आपका देखो ये ऑर्डर ऑफ लॉग n एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ लॉग n नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो आप एक्चुअल में स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग्स को एज अ की स्टोर करोगे आप, तो जब आप दूसरी स्ट्रिंग को स्टोर करने जाओगे ना, तो आपका वो चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग ऑलरेडी पहले से स्टोर है या कि नहीं। तो ये डिफरेंट है जो आप इंटीजर स्टोर करते हो। मान लो मेरे को स्टोर करना है कि भाई MP ऑफ 1 मान लो मेरे को स्टोर करना है, ठीक, MP ऑफ 1 प्लस प्लस करना है, तो भाई ये तो एक इंटीजर है ना, ये तो जल्दी से कंपेयर हो जाएगी, भाई एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से कंपेयर करना है। बट जब मैं चेक करवाने जाऊंगा कि भाई MP ऑफ एक स्ट्रिंग देता हूँ, ये स्ट्रिंग क्या पहले से प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, तो वो एक्चुअल में स्ट्रिंग तो स्टोर करेगा नहीं, उसका हैश वगैरह निकाल के स्टोर करेगा एंड देन हैशेस वगैरह को कंपेयर करेगा। ठीक, तो इसीलिए, और हैश किस पे डिपेंड करेगा, हैश डिपेंड करेगा जो भी मेरे जितना भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसकी लेंथ पे। तो लेंथ आपकी स्टार्टिंग में 1 हो सकती है जब आप एक साइज की प्रीफिक्स को प्रोसेस कर रहे हो, फिर 2 को प्रोसेस करोगे तो 2 हो सकता है, फिर 3 को करोगे 3 हो सकता है, फिर 4 को करोगे 4, तो कहीं ना कहीं लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बट उतना भी नहीं कि हम ऑर्डर ऑफ इसको लेंथ बोल सके, बट हाँ ये ऑर्डर ऑफ 1 तो नहीं होगा फॉर श्योर। ठीक, तो कहीं ना कहीं n इंटू लेंथ इंटू सम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी मैप की लगेगी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट ऑर्डर ऑफ 1। ठीक, इसीलिए ये एक सॉल्यूशन है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो सकता है ये पास हो जाए, बट हो सकता है कि ये फेल भी हो जाए। ठीक, क्योंकि इसका एक बेटर सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बात इसमें किसकी हो रही है, बात इसमें हो रही है भाई हमारे प्रीफिक्सेस की। तो जब भी बात होगी प्रीफिक्स कंपैरिजन की, या फिर प्रीफिक्स आपको फाइंड करने होंगे कि ये प्रीफिक्स प्रेजेंट है कि नहीं, ये प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है, जब भी इस टाइप की आपके पास क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले अपना जो दिमाग में ट्राई का जरूर सोचना। ठीक, क्योंकि ट्राई का काम ही यही होता है, ट्राई को बनाए इसलिए किया है कि भाई आप प्रीफिक्सेस जल्दी जल्दी मैच कर पाओ। ठीक, अब जिसको भी नहीं पता ट्राई क्या होता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें हमने ट्राई के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप बोलोगे तो एक डेडिकेटेड ट्राई का टॉपिक वाइज वीडियो भी बना दूंगा, बट अभी के आप उनसे काम चला लेना। बट यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको कि ट्राई एक्चुअल में होता क्या है, कैसे चीज़ें स्टोर करता है। ठीक, तो ट्राई आपका सिंपल सा ट्री की तरह होता है, बट आपका जो हर एक नोड होती है वो एक्चुअल में एक नोड नहीं होती है, उसमें एक्चुअल में आपकी एक 26 साइज की एरे स्टोर होती है। ठीक, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको स्ट्रिंग प्रोसेस करनी है, ऑल्दो आप बाइनरी ट्राई भी एग्जिस्ट करता है आपका, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अभी जो हमारा स्टैंडर्ड ट्राई होता है जो प्रीफिक्स मैचिंग के लिए बनाया गया था उसमें हम देखते हैं। ठीक, उसमें आपकी 26 साइज की एक एरे पड़ी होती है। अब 26 साइज की एरे क्या डिनोट करती है, 26 साइज की एरे डिनोट करती है हर एक जो नोड होती है वो आपका एक कैरेक्टर को डिनोट करता है। आपके A से लेके Z तक टोटल 26 कैरेक्टर हो सकते हैं, तो वही आपके कैरेक्टर्स को डिनोट करता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आपको प्रीफिक्सेस एक्चुअल में ट्री के फॉर्म में स्टोर करने देता है। ठीक, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ट्री के फॉर्म में स्टोर करने के का क्या फ़ायदा है हमारा, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप ये वाला एग्जाम्पल उठाओ। ठीक, ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। हमारा एग्जाम्पल है गीक्स। ठीक, हमारा एग्जाम्पल है गीक्स एंड देन एक एग्जाम्पल होगा हमारा गीक्स फॉर गीक्स एंड देन एक एग्जाम्पल है गीक्स क्विज। ठीक, तो मैं स्टोर कर लेता हूँ एग्जाम्पल्स, गीक्स क्विज एंड देन एक एग्जाम्पल है हमारा गीक्स फॉर गीक्स। ठीक, तो ये हमारा 3 स्ट्रिंग्स हो गई। अब मैं इसको ट्राई में एक्चुअल में स्टोर करके दिखाता हूँ कि ट्राई में चीज़ें स्टोर कैसे होती हैं। तो देखो भाई, पहले हमारा ट्राई में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि हर एक कैरेक्टर को एक लेवल मिलता है कि भाई हर एक कैरेक्टर एक एक लेवल पे आएगा।
उस हिसाब से हमारा ट्री फॉर्म होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पहले लेवल पे जी रख दूंगा क्योंकि जी हमारा पहला कैरेक्टर है। फिर अगले लेवल पे मैं ई रख दूंगा, फिर अगले लेवल पे मैं ई रख दूंगा, फिर अगले लेवल पे मेरा के आ जाएगा एंड देन फिर अगले लेवल पे, इसको एक्चुअल में थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक, फिर अगले लेवल पे मेरा एस आ जाएगा एंड देन फिर अगले लेवल पे मेरा जी आ जाएगा, फिर अगले लेवल पे ई आ जाएगा एंड देन फिर से मेरा अगले लेवल पे ई आ जाएगा एंड देन फिर मेरा के आ जाएगा एंड देन फिर एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने गीक्स स्टोर कर लिया। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर करना है मेरे को। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जहाँ तक का मेरे चीज़ें ऑलरेडी स्टोर्ड है वहाँ तक उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब मैं अलग से फिर से नहीं कि भाई गीक्स क्विज यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, नहीं, जहाँ तक चीज़ें ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको एज इट इज़ रहने देंगे और जहाँ से नई चीज़ें आ रही हैं उसके नीचे नया मैं एक डिफरेंट ब्रांच बना के वो चीज़ों को स्टोर करूँगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले जी आ रहा है, जी मेरा स्टोर है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट कैरेक्टर ई है, ई भी स्टोर है, नेक्स्ट ई स्टोर है, के स्टोर है, एस स्टोर है, क्यू नहीं है भाई, यह तो जी वाली ब्रांच है। तो मतलब मेरे को एक दूसरी ब्रांच बनानी पड़ेगी जहाँ मैं क्यू रखूँगा, देन यू रखूँगा, देन आई रखूँगा एंड देन जेड रखूँगा। ठीक, तो अभी मेरे पास दो ब्रांचेस है। अगर कोई मेरे को कहे कि भाई ट्रेवल्स करके बताओ कि कौन कौन से दो आपके स्ट्रिंग्स स्टोर्ड है, तो मैं ऊपर से ट्रेवल करना स्टार्ट करूँगा। मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले जी मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, के मिल रहा है, एस मतलब गीक्स है। फिर उसके बाद दो ब्रांचेस हो रही हैं, यानी कि दो वर्ड्स अलग अलग आ रहे हैं, एक तरफ है गीक्स और एक तरफ है क्विज। ठीक है, आपने कहा चलो बड़ी बढ़िया है। अब तीसरा वर्ड आता है गीक्स फॉर गीक्स। ठीक, तो जी गीक्स तक ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे फॉर आ रहा है, यानी कि एफ एक नई ब्रांच बनेगी, फिर यहाँ पर फॉर पूरा स्टोर हो जाएगा एंड देन गीक्स पूरा स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें स्टोर होती है। मान लो कोई कहता है कि भाई मेरे को गीक स्टोर करना है, गीक या फिर गीकी स्टोर करना है, मान लो कुछ ऐसे स्टोर करना है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले जी मिला, फिर ई मिला, ई मिला, के मिला। अब यहीं से ब्रांच कटेगी क्योंकि भाई नेक्स्ट ब्रांच मेरी, अगर मैं सेम में चला जाऊँगा तो एस है मेरे को, लेकिन एस नहीं चाहिए मेरे को, वाई चाहिए, तो यहीं से एक ब्रांच काट के मैं वाई स्टोर कर लूँगा। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है कि आप देखो एक्चुअल में एक तो वर्ड्स डिफरेंट तरीके से नहीं स्टोर कर रहा हूँ, आप केवल उसको प्रीफिक्सेस जो कॉमन प्रीफिक्सेस हैं वो केवल एक बार आ रहे हैं एंड देन जो आपके डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस जो कट रही हैं वो आप अलग अलग स्टोर कर रहे हो। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि मान लो भाई अगर आपको एक वर्ड दिया जाता है, मान लो गूगल, ठीक, और कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या गूगल मेरा इसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई आओ चेक करते हैं, सारे वर्ड तो मेरे यहाँ पे स्टोर है। सबसे पहले मैं जी चेक करूँगा कि क्या जी मेरा जी के बराबर है, बिल्कुल सही है। ओ क्या मेरा प्रेजेंट है इसमें, आप बोलोगे भाई ई वाली एक ब्रांच है। अगर यहाँ पे मान लो एक ओ वाली ब्रांच होती, मान लो कोई गॉन स्टोर करवा चुका होता मेरे से, ठीक, तो एक गॉन वाली भी ब्रांच भी है मेरे पास, मान लो एक गॉन करके वर्ड होता। अब कोई पूछेगा गूगल प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं कहूँगा भाई सबसे पहले देखता हूँ जी प्रेजेंट है मेरा। ठीक, फिर उसके बाद मैं कहूँगा ओ, क्या ओ वाली ब्रांच है कोई जी से, इसने कहा हाँ भाई जी से ओ वाली ब्रांच जाती है, तो इसने कहा ठीक है भाई। अब अगला वर्ड क्या है, अगला कैरेक्टर है आपका ओ, तो इसका मतलब इस ओ से एक ओ वाली ब्रांच होनी चाहिए, लेकिन इस ओ से तो एन वाली ही केवल ब्रांच है, तो आप बोल दोगे भाई गूगल तो प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि जी ओ ही नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब प्रीफिक्स मैचेस हो रहे हैं आपके, ठीक, कि भाई ये कैरेक्टर आपका, ये कैरेक्टर की कोई ब्रांच प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ये आप जल्दी बता पा रहे हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, आपको हर एक कैरेक्टर पर जा जाके चेक करना पड़ता, या फिर एक मैप में आपको सारे प्रीफिक्सेस स्टोर करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर आप केवल अपने कैरेक्टर में ट्रैवर्स करते जा रहे हो एंड देन यहाँ पर सवाल पूछते जा रहे हो कि भाई क्या अगली ब्रांच इस वाले कैरेक्टर की प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो ट्राई है वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो केवल आपकी जो भी लेंथ है जिसकी आप क्वेरी पूछने आ रहे हो केवल उतने ही साइज में आपका काम कर देगा। भाई आपको स्टोर करने में भी जो आपकी कैरेक्टर की जितना भी लेंथ था उतने ही कैरेक्टर प्रोसेस करने पड़ेगी। भाई अगर उसकी ब्रांच ऑलरेडी प्रेजेंट है तो भी ठीक है डायरेक्ट डाल दो, अदरवाइज आप एक नई ब्रांच क्रिएट करके अपने कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ट्राई है वो स्टोर होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक ट्राई का वीडियो वगैरह देख सकते हो, या फिर कोई छोटा सरल क्वेश्चन देख सकते हो जो कि आपका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का क्वेश्चन होता है, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना ही है जो आपका काम आने वाला है। ठीक, अब देखते हैं इससे हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। देखो अभी हमें क्या करना था, अभी हमने केवल कैरेक्टर अपनी पूरी स्ट्रिंग स्टोर कर ली। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि भाई मेरा जो प्रीफिक्स है वो कितनी बार आ रहा है, कोई भी प्रीफिक्स। ठीक है, यही तो मेरे को स्टोर करना था कि भाई कोई भी प्रीफिक्स मेरा कितनी बार आ रहा है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी टाइप का कुछ मैं रखना चाह रहा था। ठीक, यहाँ पर मैं ऊपर से देख के नहीं बता सकता कि भाई मेरा, देखो ये तो बता सकता हूँ मैं कि भाई अगर मैंने ऊपर से प्रोसेस करना स्टार्ट किया, जी दिखा मुझे, फिर ई दिखा, फिर ई दिखा, तो इसका मतलब किसी ना किसी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में तो मेरा जी ई आ रहा होगा। बट कितनी ऐसी स्ट्रिंग है जिनके प्रीफिक्सेस में जी ई आ रहा होगा, क्या ये बताने का कोई तरीका है मेरे पास? नहीं। जब तक मैं पूरा एंड तक नहीं प्रोसेस कर लूँगा तब तक मेरे को नहीं पता चल पाएगा कि भाई हाँ गीकी में भी जी ई आ रहा है, और फिर उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स में भी आ रहा है, और गीक क्विज में भी आ रहा है, एंड देन गीक्स फॉर गीक्स में भी आ रहा है। ठीक,
तो मतलब अगर इनिशियली ही मेरे को किसी तरीके पता चल जाए, जब तक मैंने जी डबल ई तक ही प्रोसेस किया है, एंड देन तुरंत मेरे को पता चल जाए कि भाई क्या मेरा जी डबल ई जो है वो मेरा 4 बार आ रहा है, अगर ये मेरे को कोई तुरंत बता दे तो मतलब मेरा काम हो जाएगा, जो मैं मैप से कर रहा था वो मैं यहाँ पर ईजिली कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो ये आपकी एक्चुअल में क्या है, आप हर एक जगह पे एक नोड स्टोर कर रहे हो, है ना, एक नोड स्टोर करो जो कि आपकी एक 26 साइज़ की एरे है। मैं कहता हूँ भाई साथ ही साथ आप एक नंबर भी स्टोर कर लो। नंबर क्या रहेगा, नंबर आपका डिनोट करेगा उस जो प्रीफिक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक, क्या दिक्कत है, देखो जब आप हर एक नोड पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो स्टोर कर ही रहे हो, तो साथ ही साथ एक फ्रीक्वेंसी करके एक वेरिएबल भी स्टोर कर लो कि भाई कोई, अब देखो अब जब आपका इस वाली ये एक्चुअल में एक नोड होगी, देखो अभी एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो एक कैरेक्टर आप स्टोर कर रहे हो ना, बट एक्चुअल में मैं कैरेक्टर नहीं स्टोर कर रहा हूँ, मैं एक कैरेक्टर्स की एरे स्टोर कर रहा हूँ। अब किस तरीके से वो कैरेक्टर एरे स्टोर होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई एक्चुअल में हमारा जो ट्राई होता है उसमें चीज़ें स्टोर कैसे होती हैं। तो देखो चीज़ें ऐसे स्टोर होती है कि भाई आपका ये पूरा एक एरे है, ठीक, 26 साइज़ की एक एरे थी। यहाँ पर देखो जी आपका सबसे पहला वर्ड था ना, तो इसके जी में मैं जाऊँगा, ये पूरी एरे है मेरी, यहाँ पे एक जी वाला जो मेरा सेगमेंट होगा पूरा 26, हर एक कैरेक्टर के लिए एक सेगमेंट आपका अलॉटेड है। ठीक, इस पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक ब्रांच कट करूँगा एंड देन आपको एक जो अगला 26 साइज़ की एरे असाइन कर दूँगा। अब यहाँ पर फिर मेरे को क्या स्टोर करना है, मेरे को ई स्टोर करना है, तो इसके जो ई वाला सेक्शन है, 5वां जो भी मेरा इंडेक्स होगा वहाँ पर मैं जाऊँगा और वहाँ से एक नई ब्रांच स्टार्ट कर दूँगा। तो अब देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा गीक्स प्रेजेंट है या फिर नहीं। सबसे पहले आप देखोगे जी, क्या जी में आपका नल प्रेजेंट है, नहीं, नल नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई एक वर्ड आपका स्टोर हो रहा है जो कि जी से स्टार्ट होता है। ठीक, फिर यहाँ पे आप जाओगे, अब देखोगे कि भाई क्या मेरा ई प्रेजेंट है या फिर नहीं, ई भी प्रेजेंट है, तो फिर आप नेक्स्ट में जाओगे, फिर यहाँ पे देखोगे ई प्रेजेंट है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे नल नहीं स्टोर होगा, अदरवाइज बाकी सब में नल स्टोर होगा जो भी आपका प्रीफिक्स का पार्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कोई आपसे बोला कि भाई जेन प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो एन में आपका क्या है, एन में आपने देखा भाई नल प्रेजेंट है, इसका मतलब जेन एज अ वर्ड स्टोर नहीं है। ठीक, इस तरीके से आपका पूरा डिनोटेड होता है कि भाई 26 साइज़ के एरे होगी और हर एक जगह आपकी एक नोड स्टोर करने की क्षमता होगी, यही सेम टाइप की आपकी नोड स्टोर कर सकती है, जो कि आपका नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर होगा वो आपका स्टोर होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब भाई मैं कहता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टोरिंग अ नोड, आप उसके साथ में एक फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कर लो कि भाई यहाँ पर मेरा देखो जी ई तक तो मैं आ गया हूँ, अब लेकिन जी ई कितनी बार आया है ये भी मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ ये 26 साइज़ का है, मैं साथ ही साथ एक फ्रीक्वेंसी भी रख लेता हूँ कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कितने लोगों के प्रीफिक्सेस से यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब आप बोलोगे भाई मैं स्टोर कैसे करूँगा, फिल कैसे होगा, तो मैं कहता हूँ देखो जब आप फिल कर रहे हो ना तभी साथ ही साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाना। ठीक, जैसे कि आपने देखो जब सबसे पहले गीक्स स्टोर किया था, तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे स्टोर करते जाओ कि भाई जी मेरा एक बार आ चुका है, ई मेरा एक बार आ चुका है, मतलब जी ई एक बार आ चुका है, जी ई एक बार आ चुका है, ये भी एक बार आ चुका है, ये भी एक बार आ चुका है, ये भी एक बार आ चुका है, ऐसे करते कहते आप एक बार स्टोर कर लो कि भाई सारी चीज़ें एक एक बार आ चुकी हैं। ठीक, फिर जब आप दूसरा कैरेक्टर लेके आओ, दूसरी स्ट्रिंग लेके आओ, जैसे कि मान लो ये मैं गीक्स क्विज लाया था, ठीक, तो उसके लिए मैंने को स्टार्टिंग से ऊपर से प्रोसेस करना चालू करना था। सबसे पहले मैं जी पे आया, भाई एक बार ऑलरेडी आ चुका है, मैं अभी दूसरी बार लेके आया हूँ, तो इसका मतलब इसको एक इंक्रीज़ कर दो। जी ई भी मेरे में आएगा तो इसको भी इंक्रीज़ कर दो, जी ई भी आएगा इसको भी इंक्रीज़ कर दो, गीक भी आएगा इसको भी इंक्रीज़ कर दो, गीक्स भी आएगा इसको भी इंक्रीज़ कर दो। अब लेकिन मेरे को इस ब्रांच में जाना है, अब ये ब्रांच तो पहले से नहीं थी, मतलब कि मैं ब्रांच को ट्रैवर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नई ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि भाई क्यू एक बार आएगा, यू भी एक बार आएगा, एक्चुअल में क्यू यू नहीं है, ये पूरा गीक्स एंड देन क्यू यू है। ठीक, फिर आई भी एक बार आएगा एंड देन पूरा जेड भी आपका एक बार आएगा, गीक क्विज। फिर जब मैं अगला लेके आऊँगा गीक्स फॉर गीक्स, तब मैं फिर यहाँ गीक्स तक तो देखो ये सेम ट्रैवर्स करूँगा, तो इसको मैं काट काट के 3 बोलता जाऊँगा कि भाई 3 बार ये सारे प्रीफिक्सेस आ चुके हैं। ठीक, एंड देन फिर आप जब ये वाली नई ब्रांच बना लोगे तो इसको सबको एक एक कर दोगे कि भाई ये सारे तो एक ही एक बार आए हैं ये सारे प्रीफिक्सेस। ठीक, जब मैं गॉन स्टोर कर रहा था तो जी को मेरे को 4 करना पड़ेगा एंड देन ओ को मैं 1 कर दूंगा, एन को 1 कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा। गी की स्टोर कर रहा हूँ तो इन सबको मैं इसको 5 कर दूंगा, इसको 4 कर दूंगा, इसको 4 कर दूंगा एंड देन के को मैं 4 कर दूंगा एंड देन फिर मैं वाई को 1 कर दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से मेरा हर एक प्रीफिक्स अब कितनी बार है ये मेरे को पता चल गया। अब देखो क्वेरी आंसर करना कितना आसान हो गया। अब मेरे से किसी ने पूछा कि भाई बता दो आप गी की बिट मान लो कितनी बार, गी की बिट का कौन सा ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स है जो कि आपका यूनिक बार आ रहा है। ठीक, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा इस ट्राई में। क्या मेरा जी प्रेजेंट है? हाँ भाई जी प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी बता दो, 5 है फ्रीक्वेंसी। क्या यूनिक है? नहीं यूनिक है। तो फिर मैं कहूँगा भाई जी ई का बता दो। जी ई के लिए भाई जाएगा, कहेगा प्रेजेंट तो है, कितनी बार प्रेजेंट है? 4 बार प्रेजेंट है। तो भाई मैं कहूँगा ठीक है भाई रहने दो। देखो अब प्रेजेंट डेफिनेटली होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्रेजेंट ना हो। तो प्रेजेंट चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि भाई ये पूरा गी की बिट ही मैंने इंसर्ट किया होगा, तो भाई एक बार तो प्रेजेंट होगा ना।
गीकी बिट ही जब मैंने पूरा इंसर्ट किया तो मतलब इस ट्राई में मेरा गीकी बिट प्रेजेंट होगा, तो मतलब गीकी बिट तक पूरा मैच तो मेरे को मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक, बस अब मेरे को चेक करना है कि क्या यूनिक है या फिर नहीं है, तो वो मेरे को फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा। जी डबल ई चेक करूंगा, तो जी डबल ई चेक करूंगा तो भाई इसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब यूनिक नहीं है। जी डबल ई वाई तक तो सेम ही है कि भाई वाई तक मेरा का चेक कर लिया कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 नहीं है। ठीक है, अब बिट भी स्टोर होगा तो यहाँ पर बिट ऐसे करके स्टोर हो जाएगा एंड देन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी एंड इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। जब फिर मैं गीकी एंड देन बी की बात करूँगा, गीकी बी की बात करूँगा, तब मैं देखूंगा भाई इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। इसका मतलब ये एक मेरा यूनिक फ्रीक्वेंसी है, यूनिक प्रीफिक्स है गीकी बिट का, जो कि मेरा आंसर होना चाहिए एंड देन मैं ये आंसर रिटर्न कर दूंगा। अब ये आपका ट्रू ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है? क्योंकि भाई हर एक स्ट्रिंग के लिए आपने बस क्या किया, उस स्ट्रिंग को एक्चुअल में आप एक एक करके कैरेक्टर्स को चेक कर रहे थे एंड एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी 1 मिल जाएगी एंड आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये ही आंसर होगा। क्योंकि भाई देखो ये इसके ट्रेवर्सल में एक्चुअल में आपको टाइम लग ही नहीं रहा, आप भाई ऑर्डर ऑफ 1 में एक जी से दोबारा उसके जो भी नोड वहाँ पे स्टोर होगा उस पर चले जाओगे, फिर इस ई से दोबारा जो नोड स्टोर होगा उस पर चले जाओगे, तो एक्चुअल में जो भी लेंथ है उतना ही ट्रेवर्सल आपको लग रहा है। और हर एक कैरेक्टर, मान लो आपके टोटल n कैरेक्टर्स है, n स्ट्रिंग्स है एंड हर एक स्ट्रिंग का निकालने के लिए आपको जो भी उसकी लेंथ हो सकती है, एवरेज लेंथ, उतना टाइम लग रहा है। तो इस केस में आपका n इंटू लेंथ लगेगा कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, और स्पेस कितना लगेगा? स्पेस आपको लगेगा जितनी भी आपकी सारी स्ट्रिंग्स जो हैं उनकी लेंथ का जो सम है, तो मतलब कि सम ऑफ जो भी लेंथ होगा आपका ऑफ सारी स्ट्रिंग्स, जो भी आपकी i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक की जो भी स्ट्रिंग्स होगी उनकी जो भी लेंथ है वो उस सब का सम। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे थे। अगर आपको ट्राई आता है तो फिर ये बिल्कुल भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, और अगर आपको ये वाला जो हमने मैप वाले सोल्यूशन देखा था ये समझ में आ गया तो मतलब कि फिर उसके बाद आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर एक बार आपको ट्राई का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ठीक, 1-2 क्वेश्चन ट्राई के सॉल्व करना है अगर पहली बार ट्राई को देख रहे हो, अदरवाइज तो फिर आपको अब तक आप समझ में आ चुका होगा, आपको हो सकता है खुद से इंप्लीमेंट भी कर लो, बट एक बार फिर भी मैं जस्ट इन केस आपको इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ उसकी। ठीक, नोड का देखो इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, हर एक जगह पे 26 साइज की एक एरे होगी जो चाइल्ड एरे होगी, कि भाई यहाँ से नीचे वाली जो भी मेरी नोड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक जगह पे आपकी नल इनिशियली पड़ा होगा एंड वही देखो नल मैं इनिशियली हर जगह पे डाल रहा हूँ एंड देन एक काउंट रख रहा हूँ। काउंट मतलब कि ये आपकी जो प्रीफिक्स है वो कितनी बार आ चुका है। ठीक, इनिशियली 0 रख दूंगा मैं। उसके बाद इंसर्ट देखो फंक्शन क्या है, इंसर्ट फंक्शन है कि कोई भी एक स्ट्रिंग है, मेरे को उसको इस ट्राई में इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करूंगा भाई, मैं नोड से स्टार्ट, हमेशा देखो रूट से स्टार्ट करना है, फिल करना। रूट पे ही जाके आपको मान लो एक नया कैरेक्टर भी डालना है, मान लो आपको एक नया वर्ड डालना है जिसका नाम है कार्स। ठीक, तो मैं जाऊंगा रूट पे ही, भाई जी से देखो एक स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, सी से कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो मैं कहूँगा भाई मैं एक नई स्ट्रिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि सी से है, तो मैं CARS ऐसे करके एक स्ट्रिंग स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन हमेशा रूट पे स्टार्ट करना, ताकि मेरे को रूट पे हर एक 26 सारे कैरेक्टर्स के लिए पता हो कि भाई किस जगह पे जाना है। ठीक, तो अगर कोई वर्ड मिलता मान लो मेरे को कैट, तो मैं सी वाले पे जाऊँगा एंड देन सी से ट्रैवर्सल स्टार्ट कर दूंगा। तो इसीलिए भाई मैं हमेशा रूट पे आऊँगा, सबसे पहले नोड को रूट पे सेट कर दिया एंड देन अब एक एक कैरेक्टर स्टोर करूँगा। ठीक, एक एक करके कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करूँगा जो भी मेरे स्ट्रिंग में आ रहे होंगे। अगर वो कैरेक्टर पे देखो मेरा नल पड़ा है, तो इसका मतलब भाई ये कैरेक्टर अभी पहली बार आया है, यानी कि ये प्रीफिक्स मेरा पहली बार आया है, तो भाई मैं इसमें एक न्यू नोट डाल देता हूँ कि भाई नई एक 26 साइज की एक एरे पे पॉइंट करा देता हूँ कि भाई इससे एक कैरेक्टर तो स्टार्ट होता है, मतलब नल पड़ा है इसका मतलब इससे कोई भी प्रीफिक्स स्टार्ट नहीं होता है। अगर एक मैंने नोट डाल दी नई नोट, तो इसका मतलब एक कैरेक्टर तो स्टार्ट हो रहा है इससे। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जिस भी कैरेक्टर पे मेरे को जाना है उस कैरेक्टर पे मैं ट्रैवर्स कर जाऊँगा कि भाई देखो जैसे कि मान लो मैंने एक नई कैरेक्टर डाला है एंड देन यहाँ पे सी है मान लो, तो सी से एक मैंने नया कैरेक्टर डाल दिया है। अब मैं इसके सी पे ही जो भी चीज़ प्रेजेंट है उस पर मैं जंप कर जाऊँगा, तो मतलब कि अब मैं इस वाली उस पर आ गया हूँ, यानी कि सेकंड वाले लेवल पे आ गया हूँ, मतलब अगले कैरेक्टर की बात हो रही है। तो अब जैसे ए स्टोर करना है तो यहाँ पे ए में जाके स्टोर करूँगा एंड देन एक नया अपनी 26 साइज की एरे स्टोर कर लूँगा। ठीक, तो ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं देखो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया कि भाई प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो भाई मैं एक नया डाल दिया है, अगर प्रेजेंट होता तो भाई इसमें मैं जाता ही नहीं और जो भी एग्जिस्टिंग वाला है उसमें ही डायरेक्टली चला जाता। ठीक, और साथ में काउंट को भी प्लस कर दूंगा कि भाई एक जो प्रीफिक्स है वो मेरा एक और बढ़ चुका है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। अब देखो यहाँ से मेरा आंसर निकलेगा। आंसर क्या है कि भाई गेट प्रीफिक्स, यानी कि इसका ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स है जो मेरा आंसर हो सकता है। कैसे पता करूंगा, फिर से देखो रूट पे जाऊंगा, हर एक कैरेक्टर के लिए रूट से ही स्टार्ट होगा ट्रैवर्सल, तो रूट पे जाऊंगा। अब देखो आंसर मेरा 0 है अभी। ठीक, अब मैं एक एक करके प्रीफिक्स को बढ़ाता जाऊंगा एंड देन चेक करूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो भाई मैंने एक एक कैरेक्टर प्रोसेस करना चालू करा, चेक करा, देखो वो प्रेजेंट तो हो गई, तो मेरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं, ये चेक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रेजेंट हो गई, क्योंकि मैंने डाला हुआ है वो स्ट्रिंग। ठीक, इसीलिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जंप करूँगा एंड देन देखो अब ये वाला मैंने क्या किया, जो भी कैरेक्टर आया था उसको मैंने अपने आंसर का पार्ट बनाया कि भाई इतनी मेरी प्रीफिक्स है, अभी ये प्रीफिक्स की फ्रीक्वेंसी चेक करने जा रहा हूँ मैं।
अगर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 आ जाती है तो भाई चुपचाप वहीं पे ब्रेक कर दो, जो भी मेरी अभी तक का प्रीफिक्स है वही मेरा आंसर होगा, एंड देन वो चुपचाप रिटर्न कर दो। ठीक, एक ना एक पॉइंट पे तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी एक भी आपकी स्ट्रिंग नहीं है इस एरे में जो कि प्रीफिक्स हो किसी दूसरी स्ट्रिंग की। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डॉग जो है वो किसी और का प्रीफिक्स हो, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्ट्रिंग मान लो आपकी, एक जो है मान लो डॉग है एंड एक है डॉग्स, तो भाई इस डॉग के लिए आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि भाई ये डॉग जो है वो पूरा पूरा 2 बार आ रहा है, इसका भी प्रीफिक्स है और इसका भी प्रीफिक्स है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए बोल रहा है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो ऐसी स्ट्रिंग हो जो कि एक दूसरे का प्रीफिक्स हो। ठीक, तो बस आपका आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, तो आपको पता है कि भाई चुपचाप मैं रिटर्न कर दूंगा जितनी अभी मेरा आंसर बना है। वर्स्ट केस में पूरी स्ट्रिंग तो होगा ही आंसर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मेन फंक्शन में कुछ नहीं, बस चुपचाप आप एक रूट बना लो नया, उसमें सारे अपने एरे की जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक एक करके इंसर्ट कर दो, आंसर बना लो, उसमें हर एक स्ट्रिंग के लिए आंसर जाके निकाल लो। तो दोनों फंक्शन बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फंक्शन कॉल करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको पुश करके यहाँ पे रिटर्न कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये ट्रू एंड इनटू जो भी आपकी लेंथ ऑफ ईच वर्ड हो सकती है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और साथ में आपका ट्राई का स्पेस क्या होगा? ट्राई का स्पेस होगा, देखो इसमें वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि भाई सारे कैरेक्टर आपके अलग अलग ब्रांच क्रिएट कर रहा है, कोई भी किसी की ब्रांच में नहीं आ रहा। जैसे कि मान लो एक कैरेक्टर जो है वो जी से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आ रहा है, एक कैरेक्टर आपका जो है ए से स्टार्ट होता है यहाँ पे आ रहा है, एक कैरेक्टर बी से स्टार्ट होता है यहाँ पे आ रहा है, एक कैरेक्टर सी से स्टार्ट होता है यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब सारे अलग अलग स्टोर हो रहे हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि भाई आपके जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने यहाँ पे स्टोर करें वो है पूरी स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर हैं, पूरी एरे की स्ट्रिंग्स में जितने कैरेक्टर हैं, एन आपकी साइज़ की एरे है और हर एक मान लो स्ट्रिंग जो है वो आपकी लेंथ साइज़ की है, तो एन इंटू लेंथ ही हो जाएगा। वर्स्ट केस में अगर हम इसकी एवरेज मान लें कि एवरेज को हम लेंथ बोल रहे हैं तो एन इंटू लेंथ ही हो जाएगा काइंड ऑफ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड भी यही था, तो हमने इसको बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आएंगे दोनों आइडियाज़ जो मैंने डिस्कस करे। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।